नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनती है, असल खबर क्या होती है, असल मुद्दा क्या होता है, उसके पीछे का, उस पर विश्लेषण करते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करते हैं और असल खबर तक पहुंचने की हमारी कोशिश होती है। और आज भी हम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। वही इंदौर से ऋतु मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई है और राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत मैं चैतन्य जी से करना चाहूंगी। जिस तरह से कल भोपाल के गोविंदपुरा में जो 1.5 घंटे तक ड्रामा चला, जिसने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, पहले समझाया गया दिग्विजय सिंह को, फिर मनाया गया, फिर दिग्विजय सिंह बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे तो डंडा दिखाया, तब भी नहीं माने तो वाटर कैनन चला दिया गया। चैतन्य जी, देखिए, जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो औद्योगिक क्षेत्र में है और उसकी देखरेख वो 750 एकड़ के बीच में एकमात्र पार्क है और जिसकी देखरेख के लोग उद्योगपति करते हैं जी। उस जमीन को आरएसएस से संबंधित संस्था को 1 रुपए के हिसाब से, जैसा कि आरोप है कांग्रेस का, दे दी गई है, जिसके विरोध करने के लिए दिग्विजय सिंह अपने कांग्रेसी साथियों के साथ वहां पहुंचे। जाहिर सी बात है कि उसी समय उसका भूमि पूजन भी हो रहा था, तो पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा थी और विरोध को दबाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। बीच में उनकी तबीयत भी कुछ खराब हो गई दिग्विजय सिंह जी की, क्योंकि काफी उम्र हो चुकी उनकी, इसलिए ऐसी स्थिति में वाटर कैनन का उपयोग करना मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा आंदोलन की स्थिति बन गई, जबकि बैरिकेड वगैरह वहां सब लगे हुए हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि आरएसएस से जुड़ी संस्था को अगर दिया जा रहा है, कोई भी जमीन दी जा रही, तो हो सकता है किसी दूसरी जगह में भी दी जा सकती है, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि आप दूसरी जगह दे दें जमीन। लेकिन अगर वहीं पे दी जा रही पार्क की जमीन को, जिसमें पेड़ भी काटे गए, उनका ये भी आरोप है कि हम लोगों ने यहाँ पे पौधारोपण किया था बाबूलाल गौर के समय में और अब उन पेड़ों को भी काटा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें विवाद की स्थिति तो बनेगी। लेकिन अब चूंकि सरकार है, सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके किसी भी काम को लेके आलोचना करना या विरोध करना, ये तो विपक्ष की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। उसी के तहत वो लोग भी गए थे उसका विरोध करने के लिए। अब देखिए उसमें क्या होता है, क्योंकि उनका तो आरोप ये भी है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो हम इसको लेके अदालत भी जाएंगे और कोर्ट भी जाएंगे, मामला भी कायम करवाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा वर्चस्व तो बचा नहीं है मध्य प्रदेश में, गाहे बगाहे आंदोलन होते रहते हैं। अभी आप देखिए पेट्रोल जैसी कीमतों को भी लेके एक आंदोलन जरूर हुआ था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा नहीं। बिल्कुल। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है। बाकी ये है कि दिग्विजय सिंह फिर से एक बार सक्रिय हो गए। बीच में अभी जरूर उन्होंने शांति धारण कर ली थी, लेकिन अब फिर से एक बार वो सक्रिय हो गए हैं। तो राजनीति में हो सकता है, बीच में ये भी खबर चल रही थी कि दिग्विजय सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से जमीनों का आवंटन किया जाता है उसमें अगर पारदर्शिता रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। निश्चित ही। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगे। इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी नाराजगी जताई है। एक तरह से उन्होंने निशाना साधा है सीएम शिवराज सिंह चौहान पर। उनका कहना है कि कल के बाद परसों भी आता है। बिल्कुल, कल के बाद परसों आता है, इसमें कोई शक नहीं है। परसों आया भी था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उसके बाद परसों के बाद वो तरसों हो चुका है। ये भी कमलनाथ जी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, कि उनके पास सत्ता आई थी, उस सत्ता को वो संभाल नहीं पाए और वहां पर अक्षम सिद्ध हुए। अब इस चीज को हम दूसरे स्वरूप में यदि लेते हैं तो जो पार्क की जमीन है, उस जमीन को निश्चित रूप से पार्क जो है जंगल में तो बनेगा नहीं या दूरस्थ स्थानों में कहीं बनेगा नहीं। जो आम जनता का के लिए बनाया गया पार्क है, बीएचएल एरिया का, वो वहाँ के लोगों को बच्चों के लिए जो पार्क की जगह थी, वो जगह इन्होंने लघु उद्योग भारती को 1 रुपए में दी है। ये मामला पूरा अखबारों के माध्यम से पता चला है। अब उस जमीन पर यदि निर्माण कार्य होता है
तो हम उस दीवार को तोड़ेंगे। ये पार्क की जमीन है, यहाँ पर हमने पौधारोपण किया था, शिवराज सिंह जी ने भी यहाँ पर पौधारोपण किया था। ये बातें दिग्विजय सिंह जी ने कही। इसके बाद वहाँ पर गदर हुआ और हंगामे के बीच जो है आखिर पुलिस को सख्ती के लिए पानी की बौछारें वहाँ पर छोड़ना पड़ी। दिग्विजय सिंह की तबीयत भी वहाँ पर इसके कारण थोड़ी सी नाशाद हो गई। हो सकता है उनको पानी सहन नहीं हुआ हो। उम्र को देखते हुए ही उनको इस प्रकार के आंदोलनों में भाग लेना चाहिए। जैसे कि कमलनाथ जी ने कह दिया कि कल के बाद परसों आता है, तो वो उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया नहीं। तो इस प्रकार से ये जो पूरा मामला है, ये जन सामान्य की जो जगह है उसको जो है किसी एक पर्टिकुलर संस्था के किसी प्रकोष्ठ को देने का मामला है और इस पे पारदर्शिता होना चाहिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का यह कहना था कि उस एरिया की जो विधायक है, उन विधायक महोदय को भी जो है वो उसकी वहाँ की जानकारी नहीं थी कि ये जमीन किसी को दे दी गई है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है ये ना बने, इसमें विपक्ष को जो है साथ लेकर के ही इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। निश्चित। रितु जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पूरे मामले पर? जिस तरह से इरशाद वली ने भी कहा है दिग्विजय सिंह से कि आपने अपनी बात कह दी, अब जो भी निर्णय होगा वो सरकार लेगी। निश्चित ही सरकार ही निर्णय लेगी और विवाद की स्थिति बनती भी है। अगर सरकार ने निर्णय लिया है जमीन देने का या जमीन दे दी गई है तो उसमें विपक्ष क्या कर सकता है? हेलो जी रितु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी प्रेषिता एक्चुअली आवाज कम है, लेकिन इस मुद्दे को लेके मैं यही कहना चाहूंगी कि जो एक इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन यदि हम 1 रुपए में किसी और संगठन को दे देते हैं तो ये विवाद का मामला तो बनता ही है। और जहाँ तक इससे जुड़े हुए आम आदमी का सवाल है, तो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए सवाल उठाने के लिए। तो यदि एक पार्टी कोई भी हो, यदि कहीं पे कोई गलत काम यदि हम देखते हैं, ये विवादास्पद जो मामला देखते हैं, तो कोई एक पक्ष होना चाहिए। हम उसको विपक्ष इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि अभी बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, तो कोई तो होना चाहिए कि जो इसके विरोध में आवाज उठाए। अभी बहुत मामला क्लियर नहीं है। हम सब यही देख रहे हैं कि एक बड़ी जमीन है जिसका एक हिस्सा संघ से जुड़े हुए संगठन को दे दिया है, तो वो संघ से जुड़े हुए संगठन को भी 1 रुपए में जमीन आवंटित करना बहुत ही न्यायिक नहीं लग रहा है। हम यदि आज के मामले को भी यदि स्थिति इसकी देखें तो भी ये बहुत ही सही नहीं लग रहा है। तो इसके ऊपर जांच होगी, ये सही है कि आगे क्या होगा, लेकिन इसका विरोध होना ही इस खबर को मजबूत बनाता है कि विरोध तो होना ही चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है आखिर। निश्चित ही, लेकिन आखिरी निर्णय तो सरकार का ही होगा और वो आने वाले समय में पता लगेगा। चैतन्य जी, मुआवजे की बात करें, कोरोना से मौत पर मुआवजे का फॉर्मूला आया सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देश पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। लेकिन गृह मंत्रालय से मैनेजमेंट ने पूछा है कि कोरोना से सरकारी और सैन्य कर्मियों की मौत पर क्या रुख होगा, क्योंकि उनके परिवारों को पेंशन, ग्रेजुएटी, बीमा समेत अन्य लाभ मिल रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। चैतन्य जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब मिल पा रही है मेरी आवाज? हाँ, आप बताइए। बिल्कुल। निश्चित ही मुआवजे को लेकर इतने दिन से जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त था केंद्र सरकार पर, और वही उसी के निर्देश पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही निर्णय आ सकता है। लेकिन मैनेजमेंट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि सरकारी और सैन्य कर्मियों की मौत पर आपका रुख क्या है, क्योंकि पहले से ही उनको परिवारों को पेंशन, ग्रेजुएटी, बीमा और तमाम तरह के लाभ मिल रहे हैं। ये मामला तो बड़े लंबे समय से चल रहा था जी, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आपको देना पड़ेगा, इसके बारे में मुआवजा देना पड़ेगा जिनका भी निधन कोरोना से हुआ, तो उस समय तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इतनी स्थिति नहीं है पैसों की, क्योंकि अभी 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनको सबको अगर हम 4-4 लाख रुपए देंगे तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि मुआवजा देना तो आपकी राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत आता है और आपको मुआवजा देना पड़ेगा। अब मुआवजा कितना दिया जाएगा ये तय करना सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार पे छोड़ दिया था। अब डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये जानकारी मांगी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो पहले से ही सुविधा दी जा रही है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, या सैन्य कर्मियों को जिस तरह से उनके कानून के तहत उनको मुआवजा दिया जाता है। अब आम आदमी को क्या मुआवजा मिलेगा और कितना मुआवजा मिलेगा ये अभी सरकार को तय करना। मुझे लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थितियां अभी ऐसी नहीं है कि वो इतना ज्यादा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा एक व्यक्ति को दे सके। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय नीति के तहत मुआवजा देना, अगर इस तरह की आपदा में किसी का निधन होता है तो उसमें मुआवजा देना सरकार का कर्तव्य बनता है। हो सकता है कि इसमें 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार तय कर दे, और जो सरकारी कर्मचारी हैं और सैन्य कर्मचारी हैं उनके जो अपने नियम कानून हैं उनके तहत भी कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि उनको भी, अगर उनके परिवार में किसी की मौत हुई है तो उनको भी मुआवजा मिल सके। क्योंकि मुआवजा मिलना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी परिवार में कमाने वाले की मृत्यु हो गई है तो उसका पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है और हो गया होगा। जैसे कि अभी शिवराज सिंह ने भी घोषणा की कि जिनके बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया उनको 5-5 हजार रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो कम से कम जीवन चलाने के लिए एक मुआवजे की रकम निश्चित तौर पर सरकार को देनी चाहिए। अब उसमें वो रकम कितनी तय होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रकम तय नहीं की। बेहतर ये होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही एक रकम तय कर देता, कोई बीच का रास्ता निकाल के, क्योंकि सरकारों के ऊपर अगर जब आप जिम्मेदारी छोड़ देते तो वो अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाता कि नहीं आपको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी देना है तो वो एक मैंडेट बन जाता है और फिर सरकार को उतना मुआवजा देना पड़ता है। हाँ, निश्चित ही राजेंद्र जी, पहले 4 लाख की बात हुई थी लेकिन फिर सरकार ने मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्त तेवर दिखाए और फटकार लगाई उसके बाद निर्देश भी दिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और खाका तैयार हुआ है। लेकिन अभी भी समय लगेगा राशि तय करने में और बहुत सारा समय लगेगा उसके क्रियान्वयन में। ये पूरे मामले को टालने की एक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो पूरी तरह से अपना वो निभाया नहीं और ये तय कर दिया कि भाई सरकार तैयार करे, इसमें अपना निर्णय ले कि कितना मुआवजा देना है। अब एक और नया उसमें पक्ष आ गया कि भाई जो सरकारी कर्मचारी है उनको या बैंक कर्मचारी है इनको तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता ही है किसी भी प्रकार की जनहानि होने पर, तो इनको क्या हम मुआवजा दे पाएंगे कि नहीं, फिर सरकार के पाले में जो है वो गेंद चली गई। तो ये इस प्रकार से मुआवजा को देने की स्थिति को टालने के लिए जो है ये चीज़ बनाई जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 14 अगस्त तक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा इसको कि कितना मुआवजा देना है, और 15 अगस्त को जो है वो प्रधानमंत्री अपने भाषण में इस चीज़ का उल्लेख कर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब ये अभी की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। इधर से गेंद उधर सरका दी, उधर से गेंद इधर सरका दी, इस प्रकार की स्थिति चल रही है और गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही। इस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए और सबको समान रूप से देखते हुए, क्योंकि ये जो है कोई भाई वो सरकारी कर्मचारी तो वैसे भी साधारण अवस्था में भी यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसको बाकी के लाभ जो है वो मिलते हैं। लेकिन ये तो विशेष परिस्थिति में एक नियुक्त उसकी मृत्यु हुई है तो उसको उससे पृथक क्यों किया जाए, उसके साथ भी उसको जोड़ना चाहिए और इस तरीके की ये जो बातें जो है ये सामने आना ही नहीं चाहिए। रितु जी, आपका क्या सोचना है? जी मैं इस मामले में सहमत हूँ कि इस तरह की बातें आनी ही नहीं चाहिए। वो सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, ये जो कोरोना है ये एक विशेष परिस्थिति है। इसमें हमको ये सवाल नहीं उठाने चाहिए कि उसको बाकी सारे लाभ मिलते हैं तो कोरोना वाले लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देखें कि अभी तो
20 जुलाई उन्होंने एक लिस्ट जो सूची भेजने की जो तारीख तय की हुई है कि सारे जो राज्य हैं वो कोरोना मृतकों की सूची 20 जुलाई तक भेजें। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से वो काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी 8-10 दिन बाकी है, लेकिन अभी भी वो सूची तैयार नहीं हुई है। और फिर दूसरा मामला ये कि अनुग्रह राशि तो बाद की बात है, हमने पहले भी इस मुद्दे पे बात की हुई है कि बिल्कुल कोरोना से जो मृत लोग हैं उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है कि वो कोरोना से मरे हुए हैं। तो ये बहुत ही जो एक बात हो रही है कि मामला इस पाले से उस पाले में डालना, जो गेंद है उसको सिर्फ गुड़काने का मामला चल रहा है। इसमें अभी तक कोई भी ठोस कदम ना तो उठे हैं और आगे भी ये उठने की संभावना कम दिख रही है, जबकि ये बहुत बड़ी जरूरत है आज की हमारे देश की कि ये मुआवजे की राशि जो है वो तुरंत दी जानी चाहिए परिवारों को, क्योंकि कई परिवारों में बच्चों की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है। बिल्कुल, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो आप जानते हैं कि पैसा सबसे बड़ी जरूरत होती है, और यदि राशि आवंटित भी होती है तो उस व्यक्ति के खाते तक जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये फैसले जल्दी होने चाहिए और सरकार को इस दिशा में जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए। निश्चित ही कई सारी त्रुटियां हैं, समय तो निकल ही रहा है क्योंकि अभी सिर्फ खाका तैयार हुआ है। कब राशि तय होगी, कब उसका क्रियान्वयन होगा, कब सरकार फैसला लेगी और कब लोगों तक उसका लाभ मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा और उसके लिए कुछ नहीं सिर्फ इंतजार किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चैतन्य जी अपना पदभार संभालते ही एक्शन में नजर आए। मध्य प्रदेश में 72 घंटे में ही 8 नई फ्लाइट उन्होंने मध्य प्रदेश को भेंट की। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने काफी महत्व दिया है जी, और इसके पीछे कारण यही था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल भाजपा में आए थे बल्कि एक भाजपा की सरकार लेके आए थे, तो उनको जितना वजन देना था उतना भारतीय जनता पार्टी दे रही सही से, क्योंकि वो एक युवा नेता हैं और उन्होंने पहले भी काम किया है मंत्रालयों में, विभिन्न मंत्रालयों में, तो उनको काफी अनुभव है इस बात का। और अगर आते ही से उन्होंने 8 फ्लाइट को अगर स्वीकृति दी है तो मुझे लगता है कि ये काफी तेजी से काम करने वाले नेता साबित होंगे। इसमें उन्होंने ग्वालियर को ज्यादा प्राथमिकता दी है, उसमें जबलपुर भी शामिल है और मुझे लगता है कि अब भोपाल को पीछे छोड़ दिया ग्वालियर ने फ्लाइट के रूप में। तो अगर इस तरह की और भी जो घोषणाएं, जैसे आप देखिए कि एयर इंडिया की स्थिति बहुत खराब है, उसको बेचने की स्थिति, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको किसी तरह से उस घाटे से उबार के अगर एक बार एयर इंडिया को फिर से रिवाइव कर देते तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा काम होगा। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे मीम्स भी आ रहे हैं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उड्डयन मंत्री के रूप में जा रहे हैं तो वहां से ये कहा जा रहा है कि मैं भी पिकाऊ तुम भी पिकाऊ, चलिए अपन चलते हैं दोनों साथ में। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान रखकर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर उड्डयन विभाग को फिर से उसी पटरी पे लाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। और जिस तरह से उनका स्वभाव है काम करने का और जो उनकी सोच है, क्योंकि वो विदेशों में भी पढ़े हैं, इसलिए उनकी जो सोच है वो आम मंत्री से अलग होती है, अलग है। तो अगर उड्डयन विभाग को फिर से पटरी पे लाने के लिए कोई नए प्रयास अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करते हैं और भी फ्लाइट्स को अगर स्वीकृति मिलती है, क्योंकि देश में फ्लाइट का जाल होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जबलपुर में उद्योग क्यों नहीं लगा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी नहीं। कोई भी उद्योगपति जो कलकत्ता या दिल्ली या बॉम्बे से आना चाहता, वो नहीं चाहता कि हम 14-15 घंटे का रन करके जबलपुर पहुंचे और उसके बाद हम फिर वहां पे उसके बारे में बात करें। लेकिन एयर कनेक्टिविटी से ये होता है कि 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। समय की बचत होती है, बड़े लोगों के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में अगर इस तरह से बड़े शहरों से दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों के दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे चूंकि उद्योगों का संकट है इस समय देश में और उसके कारण बेरोजगारी हो रही है, तो अगर उद्योग लगते रहेंगे, उद्योगपति आएंगे जाएंगे दूसरे शहरों में, वहां की स्थितियों का आकलन करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में भी उद्योगों की स्थिति बहुत खराब है। इंदौर अगर ग्वालियर को थोड़ा सा छोड़ दें तो मुझे लगता है भोपाल में भी उतने उद्योग नहीं है और उसके कारण ये हो रहा है कि आज भी जो मध्य प्रदेश के 1-2 शहरों को छोड़ के बाकी जो शहर हैं वो बूढ़े और रिटायर्ड के शहर बन गए, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ काम नहीं है। तो एयर कनेक्टिविटी से बहुत सी चीजें जुड़ती हैं और अगर मुझे लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रदेश के लिए कुछ करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा।
रितु जी, आपके पास आना चाहूंगी। निश्चित ही आज का जो समय है उसमें एयर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है और जो एयर इंडिया की स्थिति हम देख रहे हैं वो खस्ता हाल है, स्थितियां ठीक नहीं है, तो बहुत ज्यादा उसमें काम करने की जरूरत है। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्शन लिया है तो होना चाहिए कि वो आने वाले समय में मतलब लंबे समय तक ये चले। हाँ, ये तो है ही प्रीतिका जी कि आप एक बार घोषणा कर देते हैं, उसके बाद में आपको ये भी देखना जरूरी होता है कि जहाँ पर जो घोषणा आपने की है वो कितनी जल्दी लागू हो पा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश में उद्योगों की स्थिति जो पूरी तरह कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो जैसे अभी घोषणा की हुई है उज्जैन में 1017 करोड़ के नए उद्योग शुरू होंगे। तो ये कनेक्टिविटी की जो बात है, जब तक वहाँ कनेक्टिविटी नहीं होगी, प्रदेश और बाकी देश के लोग नहीं जुड़ पाएंगे, तो वो उद्योगों की घोषणा, उसके लिए रुपए आवंटित करना, जितना जो भी हुआ है, लेकिन यदि वो कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एयर इंडिया की स्थिति तो खराब है, हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो घोषणा हुई है वो यदि वाकई मूर्त रूप ले लेती है बहुत जल्दी, तो इसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी बड़ा होगा और उनकी आते से ही जो घोषणा उन्होंने की है वो काम पूरा होने के बाद में शायद उनको और उतनी तारीफ भी मिलेगी और प्रदेश के लोगों को भी उससे बहुत ज्यादा लाभ हो पाएगा। निश्चित ही जो काम शुरू किया है वो लंबे समय तक चलना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश को 8 नई फ्लाइट मिली है तो मध्य प्रदेश के लिए ही अच्छी बात है। खैर, बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले संघ में बदलाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। जिस तरह से चित्रकूट में राजेंद्र जी, चित्रकूट में जो संघ की बैठक चल रही है, मोहन भागवत बैठक ले रहे हैं, तो उन्होंने 5 सर कार्यवाहक के कामकाज का बंटवारा कर दिया और ये भी चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनावों से पहले कुछ बदलाव यहां पर संघ में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, आरएसएस का जो है वो एजेंडा अपना अलग एजेंडा चलता रहता है। उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं पीछे रह करके, ये उसका एक मुख्य काम रहता है। बिल्कुल। तो इसी दृष्टि से यदि देखा जाए तो जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों में वहाँ के संगठनों में, संघ के संगठनों में बदलाव और अंतर लाना, ये एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और उसी को देखते हुए ये इस चीज को हमको आकलन करना चाहिए कि जो उन राज्यों को भाजपा की सीटों में लाभ पहुंचे, इस प्रकार का कार्य जो है वो संघ लगातार करता रहता है और आगे भी उसकी ये भूमिका चलती रहेगी, क्योंकि आंतरिक मामला है। इस चीज को वो बहुत गोपनीय दृष्टि से रखते हैं, उजागर नहीं करते हैं कहाँ पर उनकी नीतियां हैं, किस प्रकार की वो बदलाव करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहना अपन संभव नहीं है, पर फिर भी यह निश्चित रूप से तय है कि जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ वहाँ अपने संघ के संगठन में वो बदलाव करते रहेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिल सके। निश्चित चैतन्य जी, बीजेपी के पीछे संघ काम करता है तो सभी जानते संघ की रणनीति एक अलग होती है, एक अलग रणनीति पे वो लोग काम करते हैं और अभी भी आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए ही ये बैठकें चल रही है और बदलाव किए जा रहे हैं। भाजपा संघ के बीच समन्वय का काम अरुण कुमार को दे दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था आरएसएस है और उसी के बल पे भारतीय जनता पार्टी आज सिरमौर बनी हुई है तो तमाम राजनीतिक दलों के बीच में, और उसका जो सत्ता उसको मिली है उसके पीछे आरएसएस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात अलग है कि आरएसएस कहती है कि हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन उनके जो कार्यकलाप होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ही दिखाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो उनका आनुवंशिक संगठन भी है, उसकी मात्र संस्था है। अब रहा सवाल कि चूंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 8 राज्यों में, तो एक बार फिर आरएसएस ही चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम राज्यों में फिर से अपनी सत्ता पे आसीन हो सके और उसके लिए एक जो परिवर्तन किया गया है
अरुण जी को इसकी अब जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो पहले कृष्ण गोपाल जी थे उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, इसलिए अब एक नए व्यक्ति को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में समन्वय की स्थिति होना चाहिए, जिसको लेके रीति नीति तय की जाए और किस तरह से चुनाव लड़े जाएं, इसको कहाँ पे एडजस्ट किया जाए, इन सब चीजों को लेके एक जो विचार विमर्श होता है उसके लिए अरुण कुमार जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। आरएसएस में क्या होता है अंदरूनी तौर पे, जैसा कि अभी कानून जी ने कहा कि बहुत ज्यादा वो पब्लिसिटी पे यकीन नहीं रखते हैं, कुछ ही चीजें उनकी बाहर आती हैं, तो अब उसमें किस तरह से, क्योंकि अभी चित्रकूट में इसकी मंथन चल रहा है आरएसएस का, और वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या योजनाएं हैं, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता के करीब ला सकते हैं, इन तमाम चीजों पर मंथन हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें वहां से निकल कर आती नहीं है, क्योंकि उनका सारा जो एजेंडा रहता है गुप्त रहता है, और उनका पूरा उद्देश्य ये होता है कि हमारा जो एजेंडा है, जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश में आप जो जनसंख्या नियंत्रण का जो बात की गई है, वो भी कहीं ना कहीं किस एजेंडे में आती है आरएसएस, तो उनके अपने एक अलग एजेंडे होते हैं, और उसी एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अरुण कुमार जी को अब नया चार्ज दिया गया है, अब देखिए वो क्या रणनीति बनाते हैं और आगामी चुनाव में उसका क्या फायदा होता है, ये अभी देखने वाली बात है। निश्चित आने वाले समय में पता चलेगा कि संघ की रणनीति क्या है। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा और विश्लेषण के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की और तमाम मंथन किया और जानने की कोशिश की कि आखिर खबर के पीछे, हेडलाइन बनने के पीछे की असल खबर क्या है, और वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा की और करते रहेंगे। लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।